हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल चैम्पियन। स्ट्रैटेजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? आईपीएल की शुरुआत, इंडियन प्रीमियर लीग जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका शुरुआत जो है कब से हुआ है? तो ये 2008 से स्टार्ट हुआ है। आईपीएल का जो 1000वां मैच है वो किसके किसके बीच हुआ है? तो मुंबई इंडियन वर्सेस आरआर के बीच में हुआ था 2023 में। 1000वां मैच है। इसमें आईपीएल में पहला विजेता कौन है? तो राजस्थान रॉयल है, आरआर है, राजस्थान रॉयल। पहला उप विजेता की बात करें तो चेन्नई है, चेन्नई सुपर किंग सीएसके है। और हम लोग बात करें 16वां आईपीएल हुआ है, तो 16वां आईपीएल में जो 2023 था 2023 में 16वां आईपीएल हुआ है, तो इसमें विजेता टीम कौन रहा है? तो सीएसके रहा है, चेन्नई सुपर किंग रहा है। उप विजेता कौन था? तो उप विजेता गुजरात टाइटंस था। फिर बोला पर्पल कैप, पर्पल कैप किसको मिला था? तो मोहम्मद शमी को मिला था, 28 विकेट इन्होंने लिया था। फिर ऑरेंज कप, ऑरेंज कप किसको मिला था? तो शुभमन गिल को मिला था, इन्होंने 890 रन बनाया था। पहले आईपीएल के संस्थापक कौन है? आईपीएल के संस्थापक कौन है? तो आईपीएल के संस्थापक जो है वो ललित मोदी है, ललित मोदी हैं। फिर सबसे अधिक जीत किसकी हुई है? तो मुंबई इंडियंस ने 5 बार जीता है। फिर सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग ने 5 बार जीता है, हैदराबाद ने 2 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, एनएसए नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ये किस राज्य में है? तो ये मणिपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। 16 मार्च 2018 को नरेंद्र मोदी ने किया था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात कहा जाए तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कहाँ इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। कहाँ पे हेडक्वार्टर इसका? नई दिल्ली में है, शाही स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में है। नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, एनएसयू की, नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये कहाँ पे इसका? मणिपुर में है। स्थापना कब हुआ था? 2018 में स्थापना हुआ था, 16 मार्च 2018 में। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 1984 में, हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखेंगे, पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ और किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात है, तो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है ये ओडिशा में हुआ था 2020 में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। ये पहले कहाँ पे हुआ था? 2020 में हुआ था। इसमें कितने वर्ष के जो आयु के है, कितने वर्ष के आयु के बच्चे भाग ले सकते हैं? 18 से 25 साल के, 18 से 25 साल के जो है इसमें खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। इसका खेलो यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा गेम कहाँ पे हुआ था? तो दूसरा जो है बेंगलोर में हुआ था, कर्नाटक बेंगलोर में 2022 में हुआ था। 2021 में नहीं हुआ था, 2022 में हुआ था। फिर तीसरा संस्करण जो है इसका यूपी में हुआ था, 4 शहर में, यूपी के 4 शहर में हुआ था 2023 में। कहाँ कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, गोरखपुर में हुआ था और गौतम बुद्ध में हुआ था। जो यूपी में हुआ था थर्ड गेम जो हुआ था, तीसरा संस्करण जो हुआ था 2023 में, इसका संस्करण क्या था? इसका शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था जीतू। इसमें पदक तालिका देखें तो फर्स्ट इसमें कौन आया था? तो इसमें पहला जो है पंजाब यूनिवर्सिटी आया था 26 गोल्ड के साथ, और सेकंड जो है वो अमृतसर यूनिवर्सिटी आया था 24 गोल्ड के साथ। नेक्स्ट देखेंगे, महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के द्वारा लावणी नृत्य किया जाता है। महाराष्ट्र के द्वारा हम और देखेंगे कौन कौन सा नृत्य किया जाता है, तो तमाशा हो गया, ललिता गौड़ीचा हो गया, तमाशा हो गया, धनगरी गाजा, लेजिम, पोवाड़ा, मौनी, दही कला, ये सब कहाँ का नृत्य है? तो ये सारा का सारा महाराष्ट्र का नृत्य है। तमाशा की बात करें या फिर ललिता गौड़ीचा, धनगरी गजा, लेजिम, पोवाड़ा, मौनी, दही कला, ये सब महाराष्ट्र के नृत्य है। बिहू कहाँ का नृत्य? तो बिहू असम का नृत्य है। भांगड़ा की बात करें तो भांगड़ा पंजाब का है, घूमर राजस्थान और गुजरात का है। नेक्स्ट देखेंगे, हाफिज अली खान बंगस घराने के एक भारतीय डैश वादक थे। वो क्या बजाते थे, किसके वादक थे? हाफिज अली खान की बात है। तो हाफिज अली खान जो है वो किस घराने से है? तो बंगस घराने से। किस घराने से? बंगस घराने से है, बंगस घराने से हैं। और किसके वादक थे? तो सरोद वादक थे, सरोद वादक थे, याद रखेंगे हम लोग। हाफिज अली खान सरोद वादक है, सरोद वादक है। और किस घराने से है? तो बंगस घराने से। सरोद से हम कुछ और वादककर्ता को देखेंगे तो हमारे हैं शरण रानी, ये भी सरोद बजाते हैं। अजमत अली खान जरीन दारू वाला, अब्दुल समी खां हो गए, जरीन दारू वाला हो गए, अजमत अली खान हो गए, शरण सनी हो गए, ये सब क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। संतूर वादक देखिए तो उल्लास बापट सतीश ब्यास, ये दोनों जो है संतूर वादक से रिलेटेड है। सारंगी को हम लोग देखें तो सुराद अली और बुदू खां, ये सब सारंगी बजाते हैं। अगर बांसुरी से देखें तो राजेंद्र प्रसन्ना, ये क्या बजाते हैं? बांसुरी वादक है।
प्रसन्ना ये बांसुरी वादक है। संतूर से उल्हास बापट और एक है सतीश बयास। नेक्स्ट देखेंगे सांक्यन डैश का एक पर्व है। किसका पर्व है? सांक्यन। सांक्यन जो है बौद्धों का पर्व है। किसका है? बौद्ध का है। सांक्यन कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है सांक्यन। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ और त्यौहार को हम लोग देखेंगे तो मोपिन हो गया, न्यू क्यूम, बूढ़ी बूट, ड्री उत्सव, लोसर, ये सब कहाँ के नृत्य हैं? ये सब अरुणाचल प्रदेश के नृत्य हैं। सांक्यन कहाँ का है पर्व है? अरुणाचल प्रदेश का है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ और डांस को हम लोग देखेंगे तो मोपिन, न्योकुम, बूढ़ी बूट, ड्री उत्सव, लोसर, ये सब कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। बौद्धों के द्वारा मनाए गए और कुछ उत्सव को हम लोग देखेंगे तो एक तो हमारा है उलम्बना उत्सव, ये भी बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है। उलम्बना उत्सव। लोसर ये तिब्बती क्षेत्र में मनाया जाता है। रुमटेक चाम ये सिक्किम में मनाया जाता है बौद्धों के द्वारा। उलम्बना उत्सव है बौद्ध द्वारा। उलम्बना उत्सव है। लोसर ये तिब्बती क्षेत्र द्वारा मनाया जाता है। रुमटेक चाम ये सिक्किम द्वारा मनाया जाता है। हेमिस उत्सव ये लद्दाख के द्वारा। लुम्नी महोत्सव ये आंध्र प्रदेश। सोनम लोसुंग सिक्किम के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाला हिंद महासागर में महासागरीय खाई का क्या नाम है? तो देखते क्वेश्चन को एक ही आंसर आता है दिमाग में कि मैरिना चेंट होगी, लेकिन ये आंसर नहीं है। इसमें हम लोग कहेंगे कि 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाला हिंद महासागर पूछ रहा है, मतलब इंडियन ओशियन में महासागरीय खाई का क्या नाम है? तो जावागर्त ये जो है नाम है। जावागर्त या फिर सुंडागर्त भी बोलते हैं। जावागर्त और सुंडागर्त। सबसे गहरा अगर पूछता है तो ये मैरियाना ट्रेंच हो जाएगा, मैरियाना गर्त हो जाएगा, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये मैरियाना ट्रेंच है। सबसे गहराई अगर इंडियन ओशियन की सबसे गहराई पूछता है तो ये हो जाएगा जावागर्त या सुंदागर्त। इसकी अगर इसकी गहराई की लंबाई पूछ ले तो 23,560 फीट। ये कितना है? चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है इसको, मैरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। कितना मीटर है? तो ये 11,022 मीटर है। और फीट की बात करें तो 32,200 फीट लगभग है। 32,200 फीट लगभग है और मीटर में 11,022 मीटर है। अटलांटिक महासागर की पूछे तो हो जाएगा प्यूटोरिको ट्रेंच या गर्त। ये अटलांटिक महासागर की सबसे गहराई खाई है। अटलांटिक महासागर की क्या है? प्यूटोरिको ट्रेंच ये अटलांटिक महासागर का है। और सबसे गहरा पूछे तो मैरियाना ट्रेंच है जो पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अगर हिंद महासागर का पूछे तो जावा गर्त हो गया, सुंदागर्त। अटलांटिक महासागर पूछे तो प्यूटोरिको ट्रेंच। नेक्स्ट देखेंगे वर्तमान में पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है? तो 4.5 अरब, 4.5 अरब जो है मानी जाती है पृथ्वी की आयु। 4.5 अरब 4.5 अरब वर्ष, 4.5 बिलियन वर्ष। इसको हम लोग खोज किसके द्वारा करते हैं, किसके द्वारा मापी जाती है? तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? किसका प्रमुख होता है? मंत्रिपरिषद का। ये किसके तहत होगा? तो आर्टिकल 74 के तहत होगा। आर्टिकल 7 में तो राष्ट्रपति की शपथ की बात कही गई है। आर्टिकल 7 में राष्ट्रपति की शपथ की बात कही गई है। तो आर्टिकल 74 में जो ये कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। किसके तहत? आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 75 में पीएम की नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह से होगा। आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति कौन करेंगे? वो राष्ट्रपति करेंगे। और जो अन्य मंत्री होता है उसकी भी नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। आर्टिकल 75(3) में कह रहा है कि मंत्रिपरिषद जो है वो किसके उत्तरदायी होंगे? तो मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। किस आर्टिकल के द्वारा? तो 75(3) के द्वारा। और अगर आर्टिकल 75 बोले तो आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अगर 75(3) बोले तो मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति जो उत्तरदायी होंगे। आर्टिकल 7 जो है वो राष्ट्रपति की शपथ से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं? तो गुलजारी लाल नंदा ये उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं।
ठीक है। ये गुलजारी लाल नंदा जो है वो पहले भारत के पहले जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। 13 दिनों के लिए थे। पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी यही थे। नेहरू के बाद पंडित नेहरू का कार्यकाल क्या था? 1947 से 1966 रहा। सबसे लंबा रहा ये। 1947 से 1964 पंडित नेहरू का कार्यकाल रहा। उसके बाद जो 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे गुलजारी लाल नंदा बने थे। ये पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे 13 दिनों के लिए। फिर जो है दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे 13 दिन के लिए, ये भी गुलजारी नंदा बने थे। ये कब बने थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे 1964 से 66 तक, तो उसके बाद जो दूसरे कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बने थे वो गुलजारी लाल नंदा बने थे। ये भी 13 दिन के लिए बने थे। अगर पूछे, ये तो प्रधानमंत्री की बात कह रहे हैं, और राष्ट्रपति की बात हो कि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे, तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है वो वी.वी. गिरी बने थे। कौन बने थे? वी.वी. गिरी जो है वो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वो कौन बने थे? वी.वी. गिरी बने थे। हम लोग देखेंगे वी.डी. जत्ती जो हमारे 5वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति थे दूसरे नंबर के। वी.वी. गिरी 3rd नंबर के थे। पहले नंबर के अगर पूछे कि वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति कौन थे, तो राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये पहले नंबर के उपराष्ट्रपति थे। दूसरे नंबर के कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे उपराष्ट्रपति। तीसरे नंबर पे वी.वी. गिरी थे। चौथे नंबर पे जो है वो गोपाल स्वरूप पाठक थे। कौन थे? गोपाल स्वरूप पाठक। 5वें नंबर पे जो है वो वी.डी. जत्ती थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है भारत में निम्नलिखित में से कौन अलीवर्दी खान के पश्चात बंगाल का नवाब बना था? अलीवर्दी खान के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था? तो सिराजुद्दौला बना था। इसमें जो है हम लोग देखेंगे सिराजुद्दौला के समय जो है क्या क्या हुआ था, हम लोग ये देखेंगे। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान के समय में क्या क्या हुआ था, तो इसमें ब्लैक होल का घटना हुआ था 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को इसमें क्या कहते हैं, कालकोठरी में से 46 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया गया था, जिसमें जो है वो 23 ही जिंदा बचे थे अगली सुबह। इसमें प्लासी का युद्ध जो है वो किस नदी पर हुआ था, तो भागीरथी की नदी की हुआ था, राज्य बंगाल में हुआ था। कब हुआ था, तो ये 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी। इसी के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि इनका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है राज्य स्टार्ट हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इससे से अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी। प्लासी के युद्ध के बाद जो अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी, इसने जो है मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया था। इसका नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कब हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था, भागीरथी नदी पे हुआ था, बंगाल में हुआ था। ये सब चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, मतलब अपने खुद के मेमोरी लिखे हैं। दिल्ली रोड का कौन जो मेमोर्स लिखे तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखे हैं। तुगलक ने लिखा है। इसकी बुक थी तारिक ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था, 1351 से 1388 था। कौन सा सुल्तान है जिसने अपने संस्मरण लिखे हैं, मेमोर्स लिखे हैं, तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखे हैं। इसका शासनकाल कब है, 1351 से 1388 है। इनका बुक कौन था, तारिक ए फिरोज शाही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, तो राखीगढ़ी है ये हरियाणा में है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। इसको कब खोजा गया था, तो उसको 1933 में खोजा गया था। ये यहाँ पे हड़प्पा संग्रहालय भी बनाया जा रहा है, हड़प्पा का म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। कहाँ, राखीगढ़ी हरियाणा में। सबसे बड़ा हड़प्पा साइट अगर पूछे तो ये भी राखीगढ़ी है हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर किसको कहा जाता है, तो वीरडनन हरियाणा को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो वीरडाना हरियाणा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर वीरडाना हरियाणा है। 2014 में इसको खोजा गया था। कब खोजा गया था, 2014 में इसको खोजा गया था। सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर तो वीरडाना हरियाणा में है। 2014 में इसको खोजा गया था। धौलावीरा का बात करें तो गुजरात में है। उन्नत जल व्यवस्था यहाँ पे पाई जाती है। धौलावीरा गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में है। यहाँ पे गोडीवाड़ा है, मतलब सीपीआर डॉकयार्ड है। कालीबंगा राजस्थान में है। नेक्स्ट देखेंगे,
1991 में भारतीय रुपये का अवलंबन कितनों चरण में किया गया था? तो 2 चरणों में किया गया था। इसी के 1991 को भारतीय आर्थिक सुधार का वर्ष भी कहा जाता है। भारतीय आर्थिक सुधार का वर्ष किया गया है। इसमें 3 बार अवमूल्यन किया गया था। 2 बार। तो 3 बार पूरा टोटल अवमूल्यन हुआ था। पहला तो हुआ है 1949 में हुआ था, दूसरा 1966 में हुआ था, तीसरा जो 1951 में हुआ था। 1951 में 2 बार हुआ था। एक तो 1 जुलाई को हुआ था और दूसरा 3 जुलाई को हुआ था। 1 जुलाई और 3 जुलाई को हुआ था 1951 में। उसको भारतीय आर्थिक सुधार का वर्ष भी कहा जाता है 1991 को। हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, एनएसएसओ भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। एनएसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? एनएसएसओ का पूर्ण नाम पूछ रहा है तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, पहले इसका नाम क्या था? नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कर दिया गया। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कर दिया। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में इसका स्थापना हुआ था। इसका पूरा नाम क्या था? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था। 2019 में इसका नाम बदला गया था और इसमें जो एनएसएसओ प्लस सीएसओ इसको मिला के क्या कर दिया गया था? एनएसओ कर दिया गया था। 23 मई 2019 को कर दिया गया था। नेशनल स्टैटिक ऑफिस, नेशनल स्टैटिक ऑफिस को कर दिया था कब? 2019 में कर दिया गया था नेशनल स्टैटिक ऑफिस। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसको जो है राष्ट्रीय परिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एसआई पद्धति में 10⁻15 को क्या कहा जाता है? 10⁻15 बोला है तो इसको फेम्टो कहा जाता है या फिर फर्मी भी कहा जाता है। फेम्टो बोलो या फिर फर्मी बोलो। तो 10⁻15 को क्या कहा जाता है? फेम्टो या फर्मी। 10⁻1 को क्या कहा जाता है? डेसी कहा जाता है। 10⁻2 को सेंटी, 10⁻3 को मिली कहा जाता है। 10⁻6 को माइक्रो, 10⁻9 को नैनो, 10⁻12 को पिको कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, दूध, समुद्री भोजन, मेवे और साबुत अनाज में कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में सहायक होता है? तो ये होता है फॉस्फोरस। फ्लोराइड तो दांत के लिए होता है, फॉस्फोरस जो है ये हड्डियों की मजबूती के लिए होता है। दूध, समुद्री भोजन, ये सब में पाया जाता है फॉस्फोरस, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिधली किस देश में से टकराया था? तो ये बांग्लादेश से टकराया है। कहाँ पे आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। क्या नाम है इसका? मिधली नाम है। मिधली नाम है। इसको किसने दिया था? नामकरण इसका किसने किया था? तो हम लोग देखेंगे, इसका नामकरण जो है मालदीव ने किया था। मिधली मालदीव। इसका नामकरण किसने किया था? मालदीव ने किया था। किससे टकराया था? तो बांग्लादेश से टकराया था। कहाँ पे आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। एक आया था बिपरजॉय कहाँ पे आया था? तो गुजरात में आया था। इसका नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश ने किया था। कहाँ पे आया था बिपरजॉय? गुजरात में आया था। इसका नाम किसने किया था? बांग्लादेश ने किया था। एक है मिचोंग कहाँ पे आया था? तो वेस्ट बंगाल में आया था। कहाँ पे आया था? वेस्ट बंगाल में आया था। इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण जो है म्यांमार ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? 15 से अधिक जीआई टैगों को प्राप्त हुआ तो उत्तराखंड को हुआ। तो उत्तराखंड के हम लोग कुछ जीआई टैग को देखेंगे तो लाल चावल हो गया, झंगोरा बाजरा, गहत दाल, औषधीय, बेरी नाग चाय। फिर है पहला जीआई टैग किसको मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था, वेस्ट बंगाल में मिला था। सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसको मिला है? तो तमिलनाडु को मिला है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसको मिला? तमिलनाडु को मिला है। और सेकंड नंबर पे कौन है जीआई टैग सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाला? तो यूपी है। दार्जिलिंग चाय को मिला था। फिर है कि दूसरा किसको मिला था? तो अर्णमूला कन्नाडी दर्पण केरल को मिला है। जीआई टैग का एक्ट कब है? 1999 का है। लागू कब है? तो 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ था। ये जीआई टैग का एक्ट है 1999 का। लागू कब हुआ था? तो 15 सितंबर 2003 को हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस भारतीय एथलीट वर्ल्ड ऑफ ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को चुना गया था। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए पुरस्कार में चुना गया तो नीरज चोपड़ा को चुना गया है। पहले एशियन ये जेवलिन थ्रोन भी मिला है इनको। ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्लस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इनको गोल्ड मिला है। अब है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ये अभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार
यहाँ में पूछे गए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन 1-2 आ सकता है। ये खेल रत्न अवार्ड बोलते हैं। खेल रत्न अवार्ड, इसको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी बोला जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी बोला जाता है खेल रत्न अवार्ड को। ये कब शुरू हुआ था? तो 1991-92 से शुरू हुआ है। 1991-92 से शुरू हुआ है खेल रत्न अवार्ड। इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी बोलते हैं। इसमें देखें किसको किसको मिला था, तो 2 लोगों को मिला है। चिराग शेट्टी को मिला है बैडमिंटन के लिए, और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। ये दोनों किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। चिराग शेट्टी अवार्ड, चिराग शेट्टी ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड है, और सात्विक साईराज रेड्डी ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। खेल रत्न अवार्ड का स्टार्ट कब हुआ था? 1991 से 1992 में स्टार्ट हुआ है। अब हम लोग अर्जुन अवार्ड प्राप्तकर्ता को देखेंगे। तो हमारा है ओजस प्रवीण देवताले। ओजस प्रवीण देवताले ये किससे संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी से संबंधित है। आदिति गोपीचंद स्वामी, आदिति गोपीचंद स्वामी ये भी तीरंदाजी से संबंधित है। आदिति गोपीचंद स्वामी। श्री शंकर ये एथलीट है। श्री शंकर ये एथलीट है। श्री शंकर ये एथलेटिक्स है। पारुल चौधरी ये भी एथलेटिक्स है। पारुल चौधरी भी एथलेटिक्स है। मोहम्मद हुसामुद्दीन ये कौन थी? ये बॉक्सर है। मोहम्मद हुसामुद्दीन ये बॉक्सर है। आर वैशाली शतरंज से रिलेटेड है। मोहम्मद शमी क्रिकेट से संबंधित है। अनुष अग्रवाल किससे संबंधित है? घुड़सवारी से। अनुष अग्रवाल ये घुड़सवारी से संबंधित है। अनुष घुड़सवारी से संबंधित है। दिव्यकृति सिंह भी घुड़सवारी ड्रेस से संबंधित है। घुड़सवारी ड्रेस से संबंधित है। दीक्षा दागर गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट है कृष्ण बहादुर पाठक ये हॉकी से संबंधित है। कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी। सुशीला चानू हॉकी से संबंधित है। पवन कुमार कबड्डी। ऋतु नेगी कबड्डी। पवन कुमार कबड्डी। ऋतु नेगी कबड्डी। नसरीन खो खो। पिंकी लॉन वॉल्फ। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ये शूटिंग से संबंधित है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। ईशा सिंह किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। हरदीप पाल सिंह ये स्क्वैश से संबंधित है। हरदीप पाल सिंह स्क्वैश। अयहिका मुखर्जी टेबल टेनिस। सुनील कुमार रेसलिंग। अंतिम पंघाल रेसलिंग। रोशी बिन्ना देवी ये वुशु से संबंधित है। रोशी बुना देवी वुशु से। शीतल देवी ये पैरा आर्चरी है तीरंदाजी से संबंधित है। अजय कुमार ये ब्लाइंड क्रिकेट। प्राची यादव पैरा कैनोइंग। अजय कुमार ब्लाइंड क्रिकेट। थैंक यू।